हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज मनु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम कुछ ट्वेल्थ और एयरफोर्स नेवी और एनडीए स्तर के कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखा गया है। यह क्वेश्चंस तो बहुत बार यह क्वेश्चंस रिपीटेशंस भी कर चुका है, इसलिए इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन से आपका किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई खोखला गोला है और इस खोखला गोला कैसा है, आवेशित है। इसमें मतलब कुछ ना कुछ इस खोखला गोला के सतह पर चार्ज अवेलेबल है, कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद इस पे पता लगता है कि इसके अंदर वाले पार्ट्स में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। इसके खोखला गोला के अंदर वाले भाग में जो भी हम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू होगा वह शून्य के बराबर होता है, क्योंकि इसमें चार्ज जब अवेलेबल नहीं होता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू शून्य के बराबर होता है। तो यानी पहला का सेंस रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला का सेंस रह जाएगा आपका सी। अब दूसरा का क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा का क्वेश्चन से तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर तीन संधारित्र हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरह है तीन संधारित्र, और तीनों को संधारित्र की धारिता क्या है, सी है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। तो अब पूछ रहा है परिणामी धारिता के मान क्या होता है, यानी सी इक्विवेलेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सी इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C1, C1 के जगह पर क्या है सी, और 1/C2, C2 के जगह पर क्या है सी, और C3 के जगह पर क्या है सी। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1, तो क्या हो जाएगा 3। यानी सी को 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 3/C, और इक्विवेलेंट का वैल्यू यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हमको चाहिए, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा C/3 इक्विवेलेंट। कैपेसिटर का वैल्यू कितना आ गया C/3, यानी आपका दूसरा का सेंस रह जाएगा स्टूडेंट्स, यानी दूसरा का सेंस रह जाएगा आपका सी। अब यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा का क्वेश्चन से आपका पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में उस पर लगने वाला टर्क का मान क्या होता है। अब हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह हम दर्शाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको हम ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रख देते हैं, यानी कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है, और प्लस और माइनस चार्ज को हम मिला देते हैं, तो बीचों बीच में क्या बनेगा COD बनेगा, COD यानी सेंटर ऑफ डाइपोल। और यहाँ से लेके और COD तक का बीच का डिस्टेंस A है, और यहाँ से लेके सेंटर से प्लस चार्ज का डिस्टेंस A है, और टोटल चार्ज को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2A। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज इधर है और डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा। और देखिए यहाँ पर इसको हम मिला देंगे तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी मान लेते हैं ए। तो देखिए यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर लंब और कोण में दे रहा है, यहाँ पर साइन थीटा निकाल लेंगे, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब/कोण। लंब की वैल्यू क्या है ए, और कोण कितना दिया है, यानी डिस्टेंस कितना है 2A, तो यहाँ पर 2A लिख देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई डिस्टेंस चाहिए, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 2A साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2A साइन थीटा आ गया, यानी आपका लंबवत जो दूरी आ गया 2A साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर लंबवत दूरी आ गया, और टर्क बराबर हम जानते हैं टर्क बराबर क्या होता है फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी A। अब देखिए यहाँ पर फोर्स, अब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस Q चार्ज मानते थे और माइनस Q चार्ज मानते थे। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, यहाँ पर चार्ज क्या है Q, यहाँ पर चार्ज क्या है -Q है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। और देखिए यहाँ पर फोर्स क्रिएट होता है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड के, और F बराबर यहाँ पर चार्ज क्या है Q, तो यहाँ पर Q
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई, तो यहाँ पर क्यू ई लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका मान कितना आया था ए का 2a sin थीटा, इतना आया था 2a sin थीटा। अब देखिए इसको पी के फॉर्म में कर देते हैं, क्यू इंटू 2a और इंटू ई, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और साइन थीटा की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। अब देखिए क्यू इंटू 2a किसके बराबर होता है पी के बराबर होता है, और यहाँ पर ई तो क्रॉस ई, तो यानी आपका 3 का सेंस रह जाएगा पी क्रॉस ई, यानी आपका 3 का सेंस रह जाएगा ए। अब चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन से आपका दिए गए चित्र में ए तत्व और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर चित्र में दिया गया है ए और बी के तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर देखने के बाद एक किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। जब सीरीज में दिख रहा है तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए यहाँ पर C1 का वैल्यू कितना है 1/6 और प्लस 1/6, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो 1/3, इसको प्लट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइक्रो फेराड। तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया 3 माइक्रो फेराड, और इसका वैल्यू कितना आ गया 6 माइक्रो फेराड। अभी किस में दिख रहा है, एक पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, पैरेलल में हम क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सी को वैलेंट निकालते हैं पैरेलल में, तो C1 प्लस C2। अब C1 का वैल्यू कितना है 3 और C2 का वैल्यू कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 9 माइक्रो फेराड। यानी आपका जो यानी चौथा का सेंस रह जाएगा स्टूडेंट्स, यानी चौथा का सेंस रह जाएगा 9 माइक्रो फेराड यानी सी। और 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन से 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फेराड हो मिलकर एक 12 बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं सी डैश यानी बड़े बूंद की धारिता बराबर AN पावर 1/3 गुणे सी, इतना हम फार्मूला जानते हैं बूंदों की धारिता निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बूंदों के एन को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स, यानी बूंदों की संख्या क्या है 64, यानी 64 के 1/3, और कैपेसिटेंस के वैल्यू कितना है 5। अब 64 को इस तरह लिख सकते हैं 4 के क्यू इंटू 1/3 इंटू 5। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20 माइक्रो फेराड। यानी जो आपका यहाँ पर 5 का सेंस रह जाएगा डी। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन से विद्युत वाहक बल के बीमा है, और विद्युत वाहक बल बराबर होता है वर्क बटा चार्ज क्यू। अब देखिए यहाँ पर वर्क क्या होता है ml² t-2, और यहाँ पर चार्ज के क्या होता है IT। अब देखिए यहाँ पर AL² और t माइनस यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -2 और -1 क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I-1। तो आपका ml² t-3 I-1, यानी जो आपका 6 का ऑप्शन डी टच कर रहा है तो यानी 6 का आंसर हो जाएगा डी, सेंस रह जाएगा डी, यानी 6 का सेंस रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 का सेंस रह जाएगा आपका डी। 6 का सेंस कितना रह जाएगा डी, तो यहाँ पर डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन से एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण प्लस 3.2 × 10⁻19 कूलाम है तथा -2.6 × 10⁻19 कूलाम है, जिनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मान पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर P बराबर हम जानते हैं Q × 2A, और यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 3.2 × 10⁻19, और यहाँ पर बीच की दूरी कितना दिया है 2.4 × 10⁻10, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.68 और गुणे 10⁻29 मीटर, यानी आपका 7 का सेंस रह जाएगा बी। और 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश पर पूछ रहा है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। यानी किसी भी बिंदु आवेश का हमेशा सतह के लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है।
और देखिए यहाँ पर एंगल कितना बनता है 90, तो लंबवत होता है सतह के लंबवत होता है, यानी 8 का सेंस रह जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से मुक्त आकाश का परिवृत्तांक होता है, मुक्त आकाश का परिवृत्तांक होता है 8.85 × 10⁻12 मीटर फेराड इनवर्स, यानी 9 का सेंस रह जाएगा सी। और 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है। हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है Q × 2a। और यहाँ पर Q को क्या बोलते हैं आवेश, तो आवेश के SI मात्रक क्या होता है कूलम, और बीच की दूरी के SI मात्रक क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर, यानी आपका 10 का सेंस रह जाएगा ए। अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से आपका 11 नंबर क्वेश्चन से आपका देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। अब देखिए इस चित्र में देखने के बाद हमको पता लगता है कि यहाँ पर ए वाला डाटा यानी 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड यह पैरेलल में है, तो पैरेलल में रहता है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो यानी पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो इस तरह कुछ फिगर आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। और ये किस में चला है, इसको ए टर्मिनल मान लेते हैं, इसको बी टर्मिनल मान लेते हैं। और किस में दिख रहा है, अब सीरीज में आ गया। जब सीरीज में आ गया तो अब सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब सी इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2। अब देखिए यहाँ पर सी इक्विवेलेंट बराबर, अब C1 का वैल्यू कितना है 1/5 और C2 का वैल्यू कितना है 1/4। और इसको हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 4 और +5। और सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 9/20। और यहाँ पर सी इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट निकालने में वैल्यू तो 9/20 माइक्रोफैराड आया हुआ है। और हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं तो आपका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाता है, तो यानी 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी 11 का सेंस रह जाएगा ए। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से एक गोला पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम है तो इनकी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गोला है और इस गोला के 10 माइक्रो कूलाम आवेश है, 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो उसकी सतह पर फ्लक्स का मान क्या होगा। यानी फाइव बराबर हम जानते हैं Q इनसाइड बटा एक्साइलन नॉट होता है, इनसाइड बटा एक्साइलन नॉट होता है। Q का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफैराड, ये 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइक्रोफैराड क्या 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है 10⁻6। तो यानी 10 माइक्रोकूलम पूछ रहा था 10 × 10⁻6। अब बटा एक्साइलन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻12। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर होगा 1.13 × 10⁻1 इसको कैलकुलेट 1.13 × 10⁻9 वोल्ट मीटर इन्वर्स, यानी आपका 12 का सेंस रह जाएगा ए। अब 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटा आवेश, यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आवेश का यूनिट क्या होता है कूलम। और इसको कूलम को ऊपर भेजेंगे तो न्यूटन कूलम इन्वर्स। और यहाँ पर न्यूटन पर कूलम किसके बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के भी बराबर होता है, इसको भी ऊपर भेजेंगे मीटर तो क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर इन्वर्स। यानी आपका 13 का सेंस रह जाएगा बी और डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से आपका, अब 14 नंबर क्वेश्चन से आपका एक स्टेट कूलम होता है और एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻9 और एक ESU बराबर हो जाएगा 1/3 × 10⁻9। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या एक जीरो बैठा देते हैं तो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3.3 × 10⁻, इसको हम यहाँ पर क्या है प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर माइनस में, और तो यहाँ पर ये राउंड अप कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻10 कूलम हो जाएगी। यानी आपका 14 का सेंस रह जाएगा ए। इस तरह हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी 14 का सेंस रह जाएगा ए।
अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से ए तथा बी के तुल्य धारिता का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखने के बाद ये किस में दिख रहा है, आपका सीरीज में दिख रहा है। ये भी देखने के बाद किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर सीरीज में दिख रहा है तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी सी इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड आएगा, और 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर इसको निकालने सीरीज में दिख रहा है तो सीरीज में हम क्या करते हैं 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका 2 माइक्रोफैराड आएगा। उसके बाद आपको नीचे वाला 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो 4 माइक्रोफैराड यानी यहाँ पर कितना आ गया, तो कुछ ऐसे आपका फिगर बन जाएगा, कुछ ऐसे फिगर बनेगा। यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर कितना है 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहाँ पर कितना है 4 माइक्रोफैराड, c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यानी 3/4 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए तो इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट देते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3। यानी जो आपका आंसर इसमें नहीं दिया है स्टूडेंट्स, यानी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, लेकिन आपका जो आंसर होगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू 4/3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से कूलाम बल है। कूलाम बल होता है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों इनमें से कोई नहीं। जो कूलम्बियन फोर्स होता है स्टूडेंट्स, वह इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रल फोर्स दोनों होता है, तो यानी 16 का आंसर आ जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से आपका दिए गए प्लेट पर आवेश होता है, यानी आपका देखिए यहाँ पर भी का वैल्यू दे दिया है 10 वोल्ट। और हम जानते हैं कि कभी भी धारा का प्रवाह होता है निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट पर वोल्ट कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वोल्ट। और सी का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू बराबर सी भी। अब देखिए यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 2 और भी का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सूचना, कभी भी हम निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके पहले क्या कर लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं साइन में, तो वहाँ पर आपका 17 का आंसर रह जाएगा 20 माइक्रोफैराड, यानी ये 17 का आंसर रह जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन से स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वह संरक्षित होता है, यानी आपका 18 का आंसर रह जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स का विशिष्ट आवेश यानी इलेक्ट्रॉन बटा मास, इसको निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10 के पावर -19। और उसके बाद यहाँ पर मास का वैल्यू क्या था 2.7 × 10 के पावर -31 kg। इसको हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1.75 × 10 के पावर 11 kg इन्वर्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, और इसका आंसर आ जाएगा सी। और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रवृत्तांक पदार्थ डालने पर प्रवृत्तांक की धारिता क्या होती है, यह इंक्रीज कर जाती है यानी बढ़ जाती है। यानी किसी दो समांतर प्लेट में प्रवृत्तांक पदार्थ को हम डाल देते हैं तो जो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वह इंक्रीज कर जाता है यानी बढ़ जाता है, यानी 20 का आंसर रह जाएगा बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अचर अनुपात होता है। एकांकी चालक के लिए कुल आवेश बटा विभव होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ए और सी दोनों होगा, यानी 21 का आंसर रह जाएगा ए और सी। और 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न होता है। जो समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है, यानी आपका 22 का आंसर रह जाएगा सी। और 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन से यदि किसी चालक पर 4 कूलम का आवेश 2 सेकंड तक बहता है तो धारा का मान क्या होता है। यहाँ पर 2 सेकंड है और देखिए यहाँ पर धारा का मान पूछ रहा है। आई बराबर क्या होता है क्यू बटा टी, और क्यू का मान कितना है 4 और टी का वैल्यू कितना है 2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओम। करंट की विद्युत धारा के सही मतलब क्या होता है एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पर ओम में आ गया है डाटा, यहाँ पर 2 ओम होगा, एम्पियर होगा, तो यानी आपका 2 यहाँ पर ओम मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 एम्पियर होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब 24 नंबर क्वेश्चन से आपका
कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में कौन सा गुण पाया जाता है? जब हम किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें वह कांच का छड़ क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। यह प्रैक्टिकली देखा गया है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से रेशम के कपड़े में कौन सा गुण पाया जाता है? ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है। जब रेशम के कपड़े में कौन सा गुण पाया जाए? रेशम के कपड़े में हमेशा निगेटिवली यानी निरावेशित का गुण पाया जाता है, यानी 25 का आंसर रह जाएगा बी। और यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x के दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल क्या होगा? अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई x एक्सिस को बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? z एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है? x अक्ष की दिशा में क्या है? विद्यमान हो। तो यहाँ पर विद्यमान हो तो समविभव तल किधर के तरफ होगा? तो x अक्ष के दिशा को हम छोड़ देंगे, बाकी जो दिशा बचेगा उधर के तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के तल होगा। तो कि यानी x एक्सिस को छोड़ देते हैं तो कौन सा तल बच रहा है? y और z। तो y और z तल के दिशा में होगा, यानी 26 का आंसर रह जाएगा स्टूडेंट्स, यानी 26 का आंसर रह जाएगा आपका बी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।